स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जोरदार और तर्क संगत तरीके से जवाब दिया है। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने नीट हो, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर और दलितों समेत हर मुद्दे पर अपनी सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान विपक्ष के नेता शोर शराबा करते रहे। एक बार विपक्षी नेता वेल तक पहुंच गए और सदन में नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं को पानी भी ऑफर करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये परिजीवी युग है, ये कांग्रेस के कर्मों का फल है। कांग्रेस के पास जनता का विश्वास जीतने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। फेक नैरेटिव से जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके जमाने में ऑटो पायलट और रिमोट से सरकार चला करती थी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी के जवाब पर हस्तक्षेप करना चाहते थे। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे खारिज कर दिया। जब अनुमति मिली तो आई इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सभापति धनखड़ ने वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि यह संविधान का अपमान है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष में सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सत्य से मुकाबला करने का इनमें हौसला नहीं है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपातकाल एक राजनीतिक संकट नहीं था। इस दौरान लोकतंत्र संविधान के साथ साथ एक मानवीय संकट भी आ खड़ा हुआ। बहुत सारे लोग इस दौरान प्रभावित हुए। बहुत सारे लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे, उनके आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आज किसानों की दशा में सुधार हुआ है। छोटे किसानों को ऋण मुहैया कराया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे, उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिटा था 1/3 सरकार, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी शक्कर। और सिर्फ किसानों की ही बात क्यों, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार प्रयासरत है, तमाम कोशिश की जा रही है। वहां 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा।
मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को लेकर बोला, कहा संविधान के मूल्य हमारे लिए अहम है, लेकिन कांग्रेस ने संविधान दिवस का भी विरोध किया है। क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था, और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कभी चुनाव नहीं हुआ है, और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह कर रहे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था, और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच के दौरान आईएनडीआईए ब्लॉक से सांसदों के बीच वॉकआउट की सभापति जगदीप धनखड़ ने निंदा की है। उन्होंने इसे संविधान का अपमान बताया है। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है,
उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। और वहीं राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो इसीलिए बाहर आए हैं क्योंकि पीएम मोदी ने सदन में गलत बातें उठाई हैं। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर। तो देखिए, संसद में जो हंगामा हुआ आप सभी ने देखा, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है विजय शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है प्रभात कुमार, हमारे साथ मोहम्मद आजम खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हर्ष रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रंजन सिंह है हमारे साथ जो कि एलजेपीआर के महासचिव हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी हर्ष रंजन जी का। हर्ष जी, आपने संसद की पूरी कार्रवाई देखी, आपने तमाम जो स्टेटमेंट थे अभी सुनाए, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठे हैं और उसके बाद जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उस बीच विपक्ष का वॉकआउट करना? देखिए, विपक्ष ने राज्यसभा में वॉकआउट किया है और आम तौर पर संसद जो चलती है मोनिका, वो परंपरा से चलती है। और परंपरा ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, उस वक्त कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है और लोग सांसद जो हैं उसी पर चर्चा करके उसको पास कराते हैं। अब लोकसभा में आपने देखा कि पहले ही दिन स्थगन प्रस्ताव की मांग कांग्रेस ने कर दी और ये परंपरा के अनुकूल नहीं था, पहली चीज। और इसका जो एक नैरेटिव सेट हुआ है उसी दिन से हुआ है। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि 10 साल तक विपक्ष का कोई नेता नहीं था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 2014 से लेकर 2024 तक पहली बार ऐसा हुआ है इन पिछले 10 सालों में कि नेता प्रतिपक्ष आए हैं और जो विपक्ष है थोड़ा मजबूत हुआ है। तो संसद में जो हमने देखा, राहुल गांधी का भाषण देखा, वो उसी की एक मिसाल थी और एक सीधा हमला था। तो जाहिर सी बात है, जब आप हमलावर होते हैं तो आपको हमला सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ये लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं। पहले तो दोनों दिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने उनको उनकी भाषा में ही जवाब दिया
और ये बताया भी कि आपको आपकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो इसमें कोई बौखलाने की बात नहीं थी। जो सवाल मोनिका आपका है कि राज्यसभा में वॉकआउट करना, मुझे लगता है कि वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, समय दोबारा मांगना चाहिए था, और जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बाहर आके कही वो बाद में भी कही जा सकती थी। अगर आपको अपना विरोध प्रकट करना ही है तो प्रधानमंत्री के भाषण के समय करने की आवश्यकता नहीं थी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी है प्रभात जी। प्रभात जी, देखिए पहले राहुल गांधी ने भाषण भी दिया और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने बतौर विपक्ष के नेता अपनी बात रखी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो वो जवाब सुनने के लिए विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे? वॉकआउट क्यों? चलिए मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी से किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या विपक्ष को जो आंकड़े मिले हैं वो आंकड़े साबित करने के लिए वो क्या इसे बौखलाहट कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या साबित करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि वो मजबूत स्थिति में है पहले से ज्यादा? देखिए, विपक्ष लगभग यही रणनीति बना के बैठा है कि या तो हम सत्ताधारी पल को बोलने नहीं देंगे और अगर बोलने का मौका मिला तो हम चले जाएंगे, जिससे कि जनता में ये मैसेज जाए कि इस बार का विपक्ष बहुत मजबूत है, सत्ता पक्ष को घुटने बना दिया है। आप देखिए ये बात, जब विपक्ष अपनी बात कहता है तो पेशेंस नहीं कहता, उसके बाद चले जाते छोड़ के। और ये वही विपक्ष है, ये वही कांग्रेस है। जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वोटिंग करा लें। जब वोटिंग नहीं कराते तो पता लगता है कि अगर हमने वोटिंग करा ली तो आवरण उतर जाएगा, लिफ्टिंग दी वेल हो जाएगी, साफ हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कांग्रेस के कितने सांसद कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के कितने सांसद वोट दे रहे हैं। जनता अल्टीमेटली ये समझ जाएगी कि सत्ताधारी दल या भाजपा को टोटल 272 या 300 या 350 कितने वोट मिलेंगे, तो कहीं पोल ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि मत विभाजन की बात ना करें। इसलिए पता नहीं चला कि वोट कितने पड़ेंगे। अब आज चोर बचाकर कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। अब याद करिए, ये वही विपक्ष है, वही कांग्रेस है, ये वही आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं मोदी डिक्टेटर है। और मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, अगर मोदी डिक्टेटर है तो इनको अभी क्यों नहीं टक्कर देते? ये जीतने के बाद चुनावों में कई जगह जो इनकी पोजीशन अच्छी होने के बावजूद भी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे और मोदी को डिक्टेटर कहेंगे और कहेंगे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि ये खुद नियम का पालन नहीं करते हैं। जिस तरीके से ये साबित हुआ परीक्षण के बाद कि राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी की हिम्मत है तो जो बात उन्होंने सदन में बोली है वो बात अगर कोई यहाँ सामने कह दें, ट्विटर पे, एक्स पर लिख दें, क्योंकि उन्हें पता है सदन में वो कुछ भी बोलेंगे, वो सदन में उन्हें इम्यूनिटी है, एग्जेम्प्ट है, उनमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगेगा, किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सदन से बाहर आते ही वो मानहानि फंस जाएंगे। इसलिए वो सावधानी से ये बात उन्होंने सदन में कही, बाहर कोई बात नहीं। और अगर राहुल गांधी वो राहुल गांधी अगर अपनी बात को ट्विटर पर लिखकर कह दें, हम सब उनके साथ हैं पूरी जिंदगी, इतनी अगर हिम्मत दिखाते। ठीक है सर, ठीक है। आजम जी अपनी बात रखिए। जी, सबसे पहली बात तो ये मनीष गुप्ता जी बहुत मतलब चालाकी से ये बोल के निकलना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। ये बताएंगे क्या कि राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला? राहुल गांधी ने अगर नीट के एग्जाम के पेपर लीक की बात करी तो क्या वो झूठी थी? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर के बारे में झूठ बोला, पहले सुन लीजिए तो जवाब दीजिए। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, चलिए मनीष जी आप काउंटर कर लीजिएगा, सुन लेते हैं इनकी बात पहले। हाँ बताइए। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को 4 साल के बाद पेंशन नहीं है और राहुल गांधी कह रहे हैं पेंशन नहीं है, और रक्षा मंत्री जवाब क्या दे रहे हैं कि वो मर जाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये दोनों बातें अलग है। अगर आपको इतनी समझ है तो आप समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अग्निवीर को पेंशन है
चलिए। अग्निवीर को पेंशन नहीं है, अग्निवीर को मरने के बाद पैसा देना एक दूसरी बात है, और जो सामान्य सैन्य व्यवस्था में जो पेंशन मिलती है वो दूसरी बात है। इसी तरह से अगर कोई आप पॉइंटेड सवाल है आपका बताइए, क्या राहुल गांधी ने ये बात झूठ बोली है? कोई भी पॉइंटेड सवाल है आप बताइए, मैं जवाब देता हूँ कहाँ ये झूठ नहीं बोला। चलिए, प्रभात जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को चूंकि अभी जो आंकड़े लोकसभा चुनावों के दौरान मिले हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की सिर्फ कोशिश करिए कि वो थोड़ी मजबूत स्थिति में आ गई है, वो ये समझ नहीं पा रही कि करना क्या, और इसी वजह से आज एक बड़ी बानगी देखने को मिली जब वॉकआउट किया है। प्रधानमंत्री की बात पूरी सुनने के बजाय आपने सवाल तो दाग लिए लेकिन जवाब सुने बिना बाहर चले गए, जिसके बाद जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि इसे अपमान कहा जाएगा, आप संसद का अपमान कर रहे हैं। परंपरा लगातार तोड़ रही है कांग्रेस पार्टी। मोनिका जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। धनखड़ जी की बात पर मैं बात कर, आज प्रधानमंत्री जी की बातों में मुझे चीजें दिखी, मैं उसका जिक्र सर्वप्रथम करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आज मणिपुर पर बोला, अद्भुत था। जब मणिपुर चल रहा था, पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी से कह रहा था, प्रधानमंत्री जी मुंह को खोलो, अब तो आप कुछ बोलो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, मणिपुर का मां नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम की। मैं बताना चाहूंगा मोनिका जी, आपके माध्यम से, आपके सफारी चैनल के माध्यम से देश को, कि ये वही लोग हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को प्रधानमंत्री जी मानते हैं, 47 की बात तो इन्होंने कही, थोड़ा सा 47 से पीछे चले जाते प्रधानमंत्री जी, आपका असली चेहरा दिख जाता कि विचारधारा से आप। सर एक्चुअली जो जिस चुप्पी पर आप सवाल उठा रहे थे, बात अभी इसी पर हो रही है कि आपने जवाब तो सुनने के लिए आप रुके नहीं, वॉकआउट कर लिया। मोनिका जी, लास्ट 10 सेकंड बोलिए। दूसरी बात, ये संविधान की बात करते हैं, कौन प्रतियां जला रहा था संविधान की, पर भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया इन्होंने। एक संगठन है इस देश के अंदर, विचारधारा से प्रधानमंत्री जी का मातृ संगठन है, 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये हमें राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। और परंपराओं की बात जहां तक हो रही है, हमने तो कहा था सहमति से स्पीकर आप बनाइए, डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए। हमने 2004 से 2014 तक किया था ना, नहीं किया था मोनिका जी। लेकिन ये तानाशाही और हर परंपराओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को बिल्कुल बौना बनाने का काम करना चाह रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी स्पष्ट तौर पर इनसे कहना चाहती है, आपकी मनमर्जी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर जनमर्जी चलेगी, जनता की मर्जी चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और धनखड़ साहब बोल रहे थे 3 चले गए, तो इनको धनखड़ साहब को तो पता होगा ना कि 3 है वो। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं है, क्या बोलती थी? 2 वर्षों तक इन्होंने सदन नहीं चलने दिया। 2012-13 की बात करूं तो ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सदन कैसे चलाया जाता था। सत्ता पक्ष का काम होता है सदन चलाना। प्रधानमंत्री जी के मन की बात से देश नहीं चलेगा। चलाने के लिए आज तो प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर रहे थे, आज तो संसद में बोल रहे थे। चलिए विजय जी का भी रुख कर लेते हैं। विजय जी, आपका क्या टेक है इस पर? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आपको आवाज बोलेंगे? आपको मेरी आवाज अब मिल रही है? हाँ, अभी बीच बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि परंपरा हम नहीं तोड़ रहे, बल्कि इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देखिए, ये तो पूरे देश ने देख लिया परंपरा किसने तोड़ी। आपको पता होगी इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए भी इन्होंने किस तरह से विरोध किया, किस तरह से हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का अपमान किया गया खड़गे साहब के द्वारा, और किस तरह से इन्होंने संसदीय परंपराओं को तार तार किया। एक नेता प्रतिपक्ष द्वारा वेल में आना, प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जो वो अपना पढ़ रहे थे, तो किस तरह से हाय हुल्ला, ये आपने पहली बार देखा होगा। अगर आप दूसरे किसी से उम्मीद करें, उम्मीदवार से या कोई वहां बैठा हुआ है, तो समझ में आता है, उनका काम था समझाने का। वो तो खुद वेल में आ गए। उनको किस तरह से स्पीकर लोकसभा ने
किस तरह से उनको डांटा कि आपकी ये मर्यादा के खिलाफ है। अब आज आपने राज्यसभा में भी देखा होगा ये कितना चिल्लाते हैं कि आप बहस कीजिए, मणिपुर पे बहस कीजिए। आपको याद होगा पिछली बार भी मणिपुर पर जब बहस हुई थी तो ये 5 मिनट बाद ही वॉकआउट कर गए थे, सदन छोड़कर भाग गए थे। आज भी आपने देखा राज्यसभा के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया और ये वॉकआउट कर गए। तो ये आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने मणिपुर में देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से पक्ष रखा है। उन्होंने साफ बताया कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है 3 दिन वहां कैंपों में रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां काफी दिनों तक रहे हैं वहां पे, और किस तरह से नौर वापस आ रही है, किस तरह से 11,000 FIR हुई हैं, 500 से अधिक लोग अरेस्ट हुए हैं। और ये भी आपको पता होगी कि वहां तनाव और हिंसा कोई नया नहीं है, वहां पे दशकों से यह काम चल रहा था। कांग्रेस के शासन काल से ही हमें यह विरासत में मिला है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर में शांति लाने का काम किया उसी तरह से मणिपुर में, और इसका मैं तर्क देता हूं कि 71% वहां पे अब सपा हटा दिया गया पूर्वोत्तर के राज्यों में। आप चाहे बोडो ले लीजिए, उल्फा का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। तो आप जो है प्रभात जी मैं आपका रुक करूंगी, रंजन जी की प्रतिक्रिया भी लेनी है। बिल्कुल सर, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जल्दी से पहले रंजन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रंजन जी। देखिए मोनिका जी, कांग्रेस का जिस तरह का कल्चर रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस जब भी अपने शासनकाल में रहा है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसे देश को चलाया है। संविधान में और लोकतंत्र में कांग्रेस को कभी विश्वास रहा ही नहीं। और जहाँ तक बात है, ये मोदी जी का काल है जिसमें विपक्ष में रहना इनको सिखा दिया, इनको विपक्ष की भूमिका अदा करने भी नहीं आती है। ये जब संसद भवन के अंदर जिस तरीके से क्रियाकलाप होती है इनकी, जिस तरीके से इनका रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन एक स्वस्थ विपक्ष का नहीं हो सकता है। आज जिस तरीके से वॉकआउट इन्होंने किया है, ये प्रधानमंत्री जी के जवाब का सामना नहीं करना चाहते हैं। आज ये आरोप तो जरूर लगाते हैं, लेकिन ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका जवाब सुनना इनको पसंद नहीं है। देश के जनता के टैक्स के पैसे से संसद चलती है और इनके जो देश के जो अर्थव्यवस्था है वो ये चाहते हैं कि चरमरा जाए, ये चाहते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था का जो दुरुपयोग हो। आज जिस तरीके से इनका जो रिएक्शन था, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा किए गए सारे हमलों का क्रमवार जवाब दे रहे थे, इनको सुनना चाहिए था, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। आज कांग्रेस की जो कल्चर रही है वो सत्ता में रहने का रहा है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड जैसा। संविधान और लोकतंत्र में विश्वास अब इनको करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर सत्ता में वापसी आनी है तो। मूल वजहों को पकड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये मणिपुर पर हमला करते रहे, आज मणिपुर पर जवाब मिला। ये किसानों के मुद्दों पे बात करते रहे, किसानों पे जवाब मिला। बताइए प्रभात जी, अभी आपने सुना रंजन जी को, कह रहे जो मुद्दे आप उठा रहे थे सभी पर तो जवाब मिल रहा था, फिर क्यों जवाब नहीं सुना आप लोगों ने और वॉकआउट कर लिया? मोनिका जी, इन्होंने ये जो अभी ज्ञान दे रहे हैं हमारे एलजेपीआर के प्रवक्ता साहब, हमारे साथ इनको पता होना चाहिए, इनकी ही पार्टी के जो शीर्ष नेता थे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने एक रिपोर्ट से सरकार गिराई। ये आज हमें ज्ञान दे रहे हैं हाउस के बारे में, तो आप तो बोलो ही मत प्रभु, आप छोड़ दो। कहेंगे हमारे शर्मा जी अभी बोल रहे थे और मैं बड़े ध्यान से सुनता, हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े सम्मान से एक बात पूछना चाहता हूं। जिस मणिपुर की बात आप कर रहे थे, आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भी है, उनका बयान एक बार शर्मा जी देखिएगा। मैं आशा करता हूं आप प्रबुद्ध लोग हो, आप देखोगे और सुनोगे जरूर। जब वो ये कहते हैं, ऐसी कई वीडियो है, एक वीडियो सामने आ गई तो कहा है कि हाइस्टोरा मचा रही है कांग्रेस। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी
हमारी मैं कह रहा हूँ। सर, आप विपक्ष का मकसद क्या था? विपक्ष का मकसद ये था ना कि हम सवाल पूछ रहे हैं, इस पर जवाब देने चाहिए प्रधानमंत्री को। मुझे जवाब देना है। इन्होंने आरोप लगाया है जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में जिन्होंने बोला है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से राजनीति आपके शीर्ष नेतृत्व ने सीखा है। जब जब वो सदन में रहे हैं तब तक सदन के मर्यादा को किस तरीके से बना के रहे हैं, और जिस तरीके से वो एक वरिष्ठ सांसद जिस तरीके से वो सदन में काम करते थे, आप पूछिए जरा अपनी पीछे जाके देखिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी और संजय गांधी जैसे नेता भी उनसे सीखते थे। आप ये भ्रम में मत रहिए। आप उनको ज्ञान, हम लोग ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी ने आज जवाब दे रहे थे तो क्या वर्कआउट करना चाहिए था? क्या ये स्वस्थ विपक्ष का रोल है? आपको विपक्ष की भूमिका अदा करना ही नहीं आता, आपको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी आती है। भाई साहब, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। रहना आपकी आदत में नहीं है। ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आपको रहने में हर्ष जी का कर लेते हैं। हर्ष जी क्या कहेंगे? क्या महज हंगामा करना ही विपक्ष का मकसद है? देखिए, मैं बार बार इस मुद्दे पे आ रहा हूँ। मोनिका, आपने हमसे पूछा है? जी हर्ष जी। मैं बार बार इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि दरअसल संसद में होना ये चाहिए कि संसद में जो बहस हो वो देश की नीतियों पर हो, ज्यादातर वो देश के विकास के रास्ते पर और आगे कैसे बढ़े उस पर हो, देश की अर्थव्यवस्था पर हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, संसद कवर करते समय मुझे अंदर से ये बात लगातार लगती है कि व्यक्तिगत आक्षेप, चाहे वो विपक्ष की ओर से पक्ष सत्ता पक्ष पर हो या सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर हो, उसमें कमी लाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे कोई इनकार नहीं करेगा इस तथ्य से। देखिए, आज पूरी दुनिया जिस हिसाब से जैसे दौर से गुजर रही है, उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी नीतियों पर बात करें कि देश आगे बढ़े। आपका ये जो डिस्कशन है ये शायद बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आज के डेट में आप इंग्लैंड को देखें, फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर बाहरी व्यक्ति, अब दूसरे धर्म के लोग अब प्रधानमंत्री की रेस में हैं। 134 भारतीय हैं इंग्लैंड में इस समय रेस में, और प्रधानमंत्री स्वयं भारतीय मूल के हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर को देखते हुए, 20 साल, 30 साल, 40 साल को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि ऐसी नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए देश में जो देश की अखंडता को बरकरार रखे और साथ में अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर हम और आगे बढ़ते रहें। नहीं तो यहां से हम पिछड़ना चाहेंगे। एक अच्छी चीज है कि विपक्ष इस बार मजबूत है, और मजबूत विपक्ष हमेशा स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं विपक्ष से भी कि आने वाले समय में वो केंद्रित अपना मुद्दों पर, वो ऐसे मुद्दों पर करेंगे जो सकारात्मक मुद्दे हों, ना कि व्यक्तिगत आक्षेप हो। और सत्ता पक्ष से भी हमारी ये उम्मीद होगी कि वो देश के विकास की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं उन पर बात करें। बिल्कुल। मनीष जी, आपको क्या लगता है? विपक्ष भूमिका तो अदा कर रहा है विपक्ष की, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वस्थ राजनीति नहीं हो रही है, यानी कि जिन मुद्दों पर हंगामा होना चाहिए, जिन पर बात रखनी जानी चाहिए, वो मजबूती के साथ नहीं हो पा रहा है। देखिए मोनिका जी, हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये दिखाने में लगा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये बात 4 दिन के बाद कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन याद ये रह जाएगा संसदीय परंपराओं का कितना उल्लंघन हुआ। फिर आप किस मुंह से मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं? आप असल डिक्टेटर तो आप हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं, सदन में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं मोदी जी डिक्टेटर हैं। दरअसल सच्चाई ये है, विपक्ष को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब ईडी और सीबीआई उनके गलत कामों को पकड़ना शुरू कर रही है, तो ऐसे में वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि हम कोई सरकार चलने नहीं देंगे और हम 5 साल तक मोदी सरकार को काम नहीं करने देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, असली काम सरकार संसद में बैठ के बहस करने से नहीं करती है। असली काम एक सेक्रेटरीज के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू और डायरेक्शन के थ्रू होगा। ऐसे में अगर
अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को सीबीआई पकड़ती रहेगी तो ये विपक्ष और कमजोर होता चला जाएगा। जैसे ही एक बार मत विभाजन होगा, इनका अपना घमंड भी टूट जाएगा। तो मुझे लगता है विपक्ष को सावधानी से नियमों का पालन करते हुए चलना चाहिए। ये अलग बात है कि राहुल गांधी अभी जोश में है, उन्हें लग रहा है मैं नया सीखा हूँ, नया मैं मैच्योर हुआ हूँ, जीत के आया हूँ, पहली बार जीत के आया हूँ, के पहले से बेटर पोजीशन हुई है उनकी, पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब वो जमाने को दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस दिखाने का उन्हें क्या नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं वो। तो थोड़े दिन तक आप ठीक चल रहे हैं, जैसे ही एक ठोकर लगी, आप गिरे, आपको बचाने वाला कौन होगा? आपकी पार्टी के लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, आप समझिए स्थिति ये है कि कल तक आप आम आदमी पार्टी के साथ थे, आज आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाग गए हैं। कल तक उसके भ्रष्टाचार को अपना भ्रष्टाचार कहते थे, नहीं कोई बात नहीं है, आज कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। जनता आपको कब तक यकीन करेगी? ये विचार करने की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ मोनिका जी कि विपक्ष को नियमों का पालन करते हुए अपनी बात रखनी होगी, मजबूती से रखनी होगी। ठीक है, और दूसरों की बात भी हिम्मत से सुननी होगी जी। जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, आजम जी कहा जा रहा, देखिए नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जिस संविधान की बात आपकी तरफ से की जा रही, विपक्ष की तरफ से की जा रही है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है विपक्ष। देखिए मोनिका जी, भाजपा में सहनशीलता और सहिष्णुता की बिल्कुल कमी है। अभी मैं हर्षरंजन जी को सुन रहा था, वो ब्रिटेन की बात कर रहे थे। ब्रिटेन में भारतीय मूल का और नॉन ईसाई प्रधानमंत्री बन जाता है, और भारत में जब सोनिया गांधी के नाम की चर्चा होती है, जबकि वो आज के डेट में भारत की नागरिक है, भारत की बहू है, 2004 में जब उनकी चर्चा होती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सर उड़ाने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी असहिष्णुता और कितनी असहिष्णुता है। जबकि आप ये तो उदाहरण है हम लोगों के पास ब्रिटेन का। अभी हर्षरंजन जी ने कहा है कि 134 लोग प्रधानमंत्री की रेस में है, और ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के हैं और नॉन ईसाई है। तो क्या इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हम भारतीय प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए एक चीज आजम साहब एक लाइन बोलूंगा यहाँ पे, ये हकीकत है वहां की, ब्रिटेन की और फ्रांस की, लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वहां की जो मूल जनता है इस परिदृश्य से बहुत संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो या ब्रिटेन हो, वहां घोर राइट विंग पार्टियां अब उभर कर आ रही हैं। यही स्थिति अमेरिका में भी है जी। देखिए अभी तो ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, जो भी ताजे आंकड़े आए हैं। ठीक है सर, अब मुद्दे से भटक ना जाए, चर्चा करते करते, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सहनशीलता है। विपक्ष बिल्कुल संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है। सत्ता पक्ष ने टोटल स्पीकर से लेके स्पीकर तक परंपराओं का पालन नहीं किया है। जो वर्तमान स्पीकर है ओम बिरला जी और सभापति राज्यसभा जो धनखड़ जी है, ये कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप बताइए, कल भी इन्होंने विपक्ष की भर्त्सना करी, क्या जरूरत थी लोकसभा स्पीकर को कि भर्त्सना प्रस्ताव पास किया जाए? और आज धनखड़ जी भी ने उस पे बैठ के चेयर का दुरुपयोग किया और विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। यानी जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए था वो स्पीकर कर रहा है। तो ये दोनों लोग कहीं न कहीं अभी भी सत्ता पक्ष के, सत्ता दल के अपने उससे उठ नहीं पा रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं न्याय की कुर्सी मिली हुई है, उन्हें न्याय करना चाहिए। वो विपक्ष के साथ अन्याय कर रहे हैं, मजबूरन विपक्ष को ऐसे कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक है सर, विजय जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है कहीं से कहीं पहुंच गए। शायद इनको तथ्य के आधार पर मैं फैक्चुअली जो है करेक्ट कर दूं। माननीय सोनिया गांधी जी का विरोध उनकी कांग्रेस पार्टी में ही हुआ था। शरद पवार, तारिक अनवर जो आज उनके एक सहयोगी हैं और एक कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी। आप बीच में थोड़ा सा नाम बोले महाराज, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आजम जी रुक जाइए, विजय जी बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए विजय जी, बात रखिए जी। तो अब आप ये बताइए तो ये कौन सी बात है? दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी
जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों के दोस्त थे, उन्होंने विरोध किया था। ये तो इनकी बात का ये जवाब है। दूसरा मैं बताता हूँ, भारत में भी सर्वोच्च पदों पे, राष्ट्रपति के पद पे ज्ञानी जैल सिंह सरदार थे, आपके जो मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं, तो आपके मैं बता दूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो सिख रहे हैं। तो आप कैसी बातें करते हो? आप वहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुस्लिम रहे हैं। तो आप क्या देश के संविधान को कमजोर करना चाहते हो? ऐसी बातें करते हो आप, जिसका गलत नैरेटिव फैले देश में। कहां किसने मना किया किसी धर्म के आधार पर? आप मुझे बताइए। तो आप तथ्य संभाल के बोलिए, आपको बोलने से कोई नहीं रोकता, लेकिन गलत बयानबाजी मत कीजिए। यही आप संसद में बोलते हो। इसी तरह की गलत बयानबाजी जो है राहुल गांधी ने संसद में की थी। उनको दो बार एक बार माननीय रक्षा मंत्री और एक बार होम मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी दिया इस बात का, और वो उससे कार्रवाई से निकाल भी दिया उनके शब्द। तो ऐसे झूठी बातें आप करोगे तो बताओ आप कैसे काम चलेगा? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभात जी देखिए, कहा जा रहा है कि संवैधानिक पदों की भी अब गरिमा कांग्रेस पार्टी नहीं बना पा रही। पहले सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब जो है स्पीकर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो बीजेपी से प्रेरित हैं। राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है वो भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी भाषण है। तो ऐसा किस तरह से चलेगा काम? प्रभात जी। मेरे से प्रश्न था जी। प्रभात जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी, एक बार और दोहराइए। मैं कह रही हूं कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, या फिर यूं कहे कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है, संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे अगर उन पर भी आप सवाल उठाएंगे, स्पीकर पर सवाल उठाएंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाएंगे, तो किस तरह से काम चलेगा? आप मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने देखा था आज से पहले जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनकी भाषा कुछ इस प्रकार हो या ऐसा संबोधन देते हो जो उनका उद्बोधन था माननीय ओम बिरला जी का, जब वो इमरजेंसी को लेकर बात कर रहे थे? ऐसा देखा था कभी आपने? तो परंपराएं तो ये तोपे और गुप्ता जी हमारे बोल रहे थे, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, परंपराओं की बात कर रहे थे। प्रभात जी, आपातकाल तो लगा था ना देश में। आपातकाल की बात को खारिज थोड़ी कर सकता है, आपातकाल तो देश में था। मोनिका जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। बिना बुलाए पाकिस्तान जाने वाले लोग हमें परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं। हमें जनता ने आपकी मनमर्जी के खिलाफ सदन में भेजा है, तो हम आपकी मनमर्जी और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे और संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे। आज आप बताओ ना, एक घटना हाथरस में हुई है, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था। ने जो बात है वो अभियुक्त नहीं बनाती है उत्तर प्रदेश की, आखिर किसके दबाव में? और इतनी बड़ी अनहोनी हो कैसे जाती है? नाक के नीचे से ये घटना होती है, कितने सारे लोग हताहत हुए और आकर के आप खाना पूर्ति करोगे? एक मणिपुर और एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हर बार यही घटना होती है। रेल एक्सीडेंट का आपको की रेल दुर्घटना याद है ना? अच्छा, तमिलनाडु आकर के क्या कार लगवा रहे? तमिलनाडु में कितने लोग मरे? अरे वहाँ लोग हताहत हुए थे, उनको संवेदना देने की आवश्यकता थी, उनको सहायता देने की आवश्यकता थी। और जिस कवच की बात कर रहे थे माननीय रेल मंत्री जी, उस कवच पर प्रश्न खड़ा हो रहा था, उस पर बजाय जवाब देने के अलग अलग बातें कर रहे। तो सर जवाब सुन कर रहे हैं आप लोग, आज तो वॉकआउट करके चले गए, यही तो सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने के बाद जवाब भी तो सुनना पड़ता है। मोनिका जी जवाब देते नहीं मोनिका जी। आ रही हूँ मनीष जी, आप समझो। और कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया? ये जवाब नहीं देते, ये गोल गोल घुमाते हैं। जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का बयान। मोनिका जी मैं इनका जवाब देता हूँ, इस पे बहुत करारा जवाब मैं आ रही हूँ, आप सभी बस एक एक करके आ रही हूँ। ठीक है, पूछ लीजिए शर्मा जी से, इनके मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी कई घटनाएं हुई है, एक वीडियो के आने पर हाई तौबा कैसी? क्या मुख्यमंत्री का बयान शर्मनाक था या नहीं था? अभी जवाब सुने क्योंकि बोल बहुत ज्यादा दिए। मोनिका जी, चलिए प्रभात जी सब जवाब सुन लेते हैं। देखिए सर एक बार रंजन जी का ले लेते, फिर आपके पास आ जाए। 10 सेकंड का जवाब ले लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आज ही सामने आई है अखिलेश यादव जी, इन बाबा के पास जाते रहे, उनकी फोटो सामने आई है।
किस तरह से ये इनका गठजोड़ है उनके साथ, बाबा के साथ। दूसरा ये 64 तमिलनाडु जहरीली शराब से, क्या कांग्रेस पार्टी का एक निंदा प्रस्ताव, एक वक्तव्य कोई सुना आपने कहीं भी किसी तरह से? किस तरह से बंगाल में एक औरत को एक मुस्लिम युवक द्वारा के कारण पूरी भीड़ के सामने किस तरह से पीटा जाता है? निर्लज्जता की ये हद है कि उनके इनका एक जांच करता हुआ हो गई है। ठीक है सर, ठीक है, सारी जांच होगी, जो भी होगा दोषी बख्शा सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुनी है। ठीक है रंजन जी, अपनी बात रखिए 10 सेकंड। देखिए, ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये नफरत और झूठ की दुकान ये संसद में चलाते हैं, डिबेट में चलाते हैं और चुनावी भाषण में भी चलाते हैं। ये इनको ये समझने की जरूरत है कि संसद में दिए गए भाषण से और डिबेट में बोलने से जनता वोट नहीं करती है। वोट लेने के लिए ठीक है आपने झूठ बोला, नफरत फैलाया, वोट लेने के लिए आपने जो भी अपने हथकंडे अपनाए, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी सर कि जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। आप जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं वैसे जनता, इन्होंने क्या आरोप लगाया? इन्होंने रेल दुर्घटना की बात की। आज रेल जितना स्वस्थ रूप से काम कर रही है, इनके कालखंड को जरा उलट के देख लीजिए, डाटा को पलटिए और बताइए कि रेल एक्सीडेंट उस जमाने में ज्यादा होते थे या ज्यादा होते हैं। आज जो विपक्ष है ना, आज सुनिए, एक लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर सरकार की अहमियत है, अगर सरकार की अहमियत है तो विपक्ष की भी अहमियत है। विपक्ष जो है यहाँ पर सरकार के मुद्दों पे बात नहीं करती है। उनके पास एक ही मुद्दा है, मोदी विरोध, मोदी के द्वारा किए गए काम का विरोध करना। ये विपक्ष की अब नीति रह गई है। आपके पास कोई मुद्दा अब रह नहीं गया है। आप जिस तरीके से करना चाह रहे हैं उस तरीके से लोकतंत्र चलता नहीं है। आप रुकिए प्रभात जी, रुकिए सर, रुकिए। आजम जी का रुक कर लेते हैं। आजम जी बताइए, अखिलेश यादव बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार अस्थिर है, कभी भी गिर सकती है। तो जी देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब भी कहते हैं कोई बात उसके पीछे तथ्य होता है। अच्छा। अभी रंजन जी कह रहे थे, क्या रंजन जी और उनकी पार्टी राजा हरिश्चंद्र है? ये लोग बताएंगे कि 2014 में कितना झूठ बोल के जनता के बीच में आए थे। जनता 2014 से खोद रही है कि भैया वो वादे कहाँ गए। 2 करोड़ की न नौकरी मिली, न 15 लाख रुपए मिले, न किसानों की आय दुगनी हुई। ये सब चीजें ये सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सुनिए, अब सवाल उठाते हैं तो जवाब भी साथ में लेते चलिए। बड़ी गलत बात है। झूठ अगर है तो आप बताइए कि देश में कितने हाईवे बने हैं पिछले 10 साल में। मनीष जी क्लोजिंग कमेंट। भारतीय जनता पार्टी के रुक जाइए प्रभात जी, मनीष जी को बोलने दीजिए। मनीष जी क्लोजिंग कमेंट। मेरे हिसाब से विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। भाजपा को और सत्ताधारी दल को बिल्कुल हिलाए। प्रश्न किया मोनिका जी, मुझे जवाब नहीं दिया। टॉपिक मत रहे, बाहर ना निकले। पूरे राहुल गांधी ने जबरदस्त स्पीच दी, अब तक की राहुल गांधी की बेहतरीन स्पीच, लेकिन अंत में आकर उन्होंने कचरा कर दिया। हिंदू को हिंसक बोलकर उन्होंने अपने ही समर्थकों के बीच में इशू क्रिएट कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल एलओपी बन गए हैं और आगे और अच्छा करेंगे, लेकिन ट्रैक पर रहें। ज्यादा होशियारी के चक्कर में चलिए सर, ठीक है सर। प्रभात जी लास्ट 10 सेकंड, बस टाइम खत्म हो गया। प्रभात जी 10 सेकंड। मैं सिंह साहब से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि डिबेट में निर्णय नहीं होता, लेकिन डिबेट ही देश की जनता देखती है। इतना कंपेयर मत रखो इन चीजों को। और मीडिया चौथा स्तंभ है सिंह साहब, भले आप जो हालत है उस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन चौथा स्तंभ मानना पड़ेगा। 1975 से 77 के मीडिया को भी ध्यान रखिए, जहां पर विपक्ष को बोलने के बदले जेल में डाल दिया जाता था। वही आपातकाल की बात करते हैं तो आज आप लोगों को परेशानी होती है। 75 से 77 के मीडिया को भी ध्यान रखिए, जहां पर विपक्ष को बोलने का मतलब नहीं था, आम आदमी राइट टू स्पीच नहीं था। ठीक है सर, ठीक है विपक्ष से उम्मीद की जाती है। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष से उम्मीद की जा रही है स्वस्थ भूमिका अदा करने की। हालांकि विपक्ष जिस तरह से हंगामा करा है, इसे लेकर
सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करने की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।